एंड वेलकम टू दृष्टि। और जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के अपने एजुकेशन के जो हमारा जो कोर्स चल रहा है उसके अंतर्गत। जी हाँ, एक बहुत ही एक जो मैं कहूँगा फेवरेट टॉपिक है किसका, एग्जामिनर का, और आज पढ़ने के बाद आपका भी फेवरेट हो जाएगा। और ये टॉपिक क्या रहने वाला है, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, आप ही बताना कि कौन सा है। शुरुआत करते हैं आज अपनी कक्षा की। कहाँ से आपको पता है भाई, हम पढ़ रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्र का योगदान। और इसी योगदान में आज हम बात करेंगे किनकी। जी हाँ, कौन है ये एक बार बताएंगे आप। ठीक है, ये हैं जी गौतम बुद्ध। जी हाँ, गौतम बुद्ध, या हम कहें गौतम सिद्धार्थ। जी हाँ, गौतम सिद्धार्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हमें आगे इनके बारे में जो चीजें हैं वो ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो भाई जानते हैं इनके बारे में। भाई सीधी सी बात है, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन है ना, हाँ, शुद्धोधन के बेटे। ठीक है, इनका नाम क्या, राजकुमार है, मतलब है राजकुमार गौतम सिद्धार्थ। ठीक है, और इनकी माँ का नाम क्या, माँ का नाम माया। नाम याद रखेंगे, माया, वही माया जिसका, ये तो किसी पर्सन का नाम है, लेकिन माया का प्रयोग आपने कहाँ पे देखा था, कौन सी उसमें स्कूल में देखा था आपने, इंडियन में। हमने अभी तक देखे वेदांत किया है, हमने भाई योग किया, हमने सांख्य किया। ठीक है, तो इनमें से आपने किस में देखा था माया को, कि भाई जहां पर इल्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था। हाँ, लेकिन यहाँ पर इनकी मदर का नाम क्या है, माया है। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन है। ठीक है, और राजकुमार हैं, बढ़िया से शादी हो गई एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, है ना, पहले हो जाती थी। ठीक है, शादी हुई किसके साथ, यशोधरा के साथ, है ना, यशोधरा नाम की इनकी एक वाइफ है। और इनका एक बेटा है जिसका नाम है राहुल। ठीक है, जाने पहचाने से नाम लगते हैं। ठीक है, तो भाई इनका एक बेटा है। फिर जब इनकी एज होती है 29 के अप्रोक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये घर छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, घर छोड़ के निकल जाते हैं इस चीज की खोज में कि असल सत्य क्या है, और ये सत्य जानने के पीछे जो कारण था। देखिए, ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ, होपफुली आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं इसके पीछे इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये अल्टीमेटली किस चीज के बारे में बात करेंगे, जो हमारा मैं कहूँगा कि भाई बुद्धिज्म है। ठीक है, या जो बौद्ध मत है वो किस बारे में बात करता है। ठीक है, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा, उसके बारे में पता चलेगा हमें जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, अलग अलग चीजों को समझेंगे। इन्होंने क्या क्या देखा, इन्होंने देखा एक रोगी व्यक्ति को। ठीक है, इन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति को। ठीक है, इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को। ठीक है, और उसके बाद में इनको क्या लगा कि भाई ये जो है जीवन जो है ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या पाया कि भाई जीवन में दुख भरे पड़े हैं, और इसी कारण से इन्होंने क्या किया, इन्होंने आगे चल के सोचना शुरू किया, सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया कि भाई ऐसा क्या है जो इस दुख से हमें मतलब पार करा सकता है। कहा जाता है कि इनको बचपन से ही किसी प्रकार का दुख नहीं दिखाया गया था, लेकिन जब इन्होंने कुछ ऐसी चीजों को देखा जो कि हर एक के जीवन में होती ही होती है। ठीक है, तो इन्हीं दुखों को इन्होंने कहा, एक पर्टिकुलरली नाम दिया जो कि मेरे नाम में भी आता है। ठीक है, वो इन्होंने कहा कि भाई ये सत्य है ना, ये सत्य है, ये सबके जीवन में आएगा ही आएगा। और मुझे अब अल्टीमेटली क्या खोजना है कि भाई इस चीज से हम फाइनली कैसे निकल सकते हैं, उसकी इन्होंने खोज करने की प्रारंभ। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। क्या उन्होंने तरीका निकाला, क्या उन्होंने बातें करी। ठीक है, एट द एज ऑफ 80, लगभग 80 की आयु में इनका जो होता है वो स्वर्गवास होता है, देहांत होता है। ठीक है, और उससे पहले अगर हम थोड़ा सा समझें तो आप क्या पाएंगे, ये पाएंगे कि भाई इन्होंने जो है, जब हमने देखा था कि भाई जो स्कूल्स, इंडियन स्कूल्स हैं, ठीक है, जो भारत से रिलेटेड जो हमारी अलग अलग फिलोसफीज हैं, दर्शन शास्त्र हैं, उनके अंदर हमने उनको दो भागों में बांटा था। दो भागों में कैसे, एक हमने आस्तिक, एक हमने क्या किया था, नास्तिक। तो अब आप एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे कि जो बुद्धिज्म है, ठीक है, या जो बौद्ध मत है, वो किसके अंतर्गत आता है, आस्तिक में आता है या नास्तिक में आता है। अभी आप जब तक बता रहे हैं तब तक मैं आपको दिखा देता हूं भाई कौन से मत में आता है बुद्धिज्म। ठीक है जी, तो यहां पर आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जब हमने बांटा इंडियन फिलोसफी को दो भागों में, तो हमने क्या पाया, आस्तिक वे होते हैं जो बिलीव करते हैं वेदों में।
ठीक है, ये जो वेदों के अंदर बिलीव करते हैं वो क्या होंगे, आस्तिक, और वहीं नास्तिक क्या होते हैं, जो वेदों में बिलीव नहीं करते। तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगी कि बुद्धिज्म यहां पर लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि ये नास्तिक से रिलेटेड है। नास्तिक का मतलब कि भाई कोई सुपर पावर नहीं है, या हम कहेंगे भाई वेद जो है उनके अंदर इनकी आस्था नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप ये भी कह सकते हैं कि जो बुद्धिज्म चलेगा वो बात किसी सुपर पावर की नहीं करेगा, सुपर नेचुरल पावर की नहीं करेगा, वो बात करेगा स्वयं की, अपने ऊपर कार्य करने की, अपने आप को रिफाइन करने की बात करेगा। बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, और यहीं पर हमने एक और भी नाम लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है, चारवाक। ठीक है, ये तीनों क्या माने जाते हैं भाई, मेन माने जाते हैं, जो कि क्या है, हमारे नास्तिक फिलोसफीज हैं। वहीं आस्तिक में हमने देखा था कि भाई कंप्लीटली वैदिक फिलोसफी कौन से थे, मीमांसा और वेदांत। और वहीं पर अगर हम कहें कि भाई वैदिक फिलोसफी सम हाउ रिलेटेड टू, है ना, किसी हद तक मानते हैं, तो उसके अंतर्गत जो हमने किया भाई, सांख्य किया, योग किया, है ना, विशेषिका और न्याय, है ना, हमने ये जो दो हैं ये किए हैं यहां से, और यहां से हमने वेदांत किया है अभी तक। आज हम बात करेंगे बुद्धिज्म की। कल जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करेंगे जैनिज्म की। ठीक है, तो चलिए भाई देर ना करते हुए फटाफट से एक बार समझते हैं किसको, बुद्धिज्म के बारे में। आप एक बार इसको देख लेंगे भाई ढंग से, ठीक है, अच्छे से तरीके से, ताकि हम भाई बढ़िया तरीके से आगे अपनी क्लास को लेके चल सके। ठीक है, यहां से आप जो भी जिस भी तरीके का अपना इंटरप्रिटेशन निकालना चाहते हैं आप निकालिए, उसके बाद में हम करते हैं आरंभ आज की कक्षा का। ठीक है, तो चलिए भाई यहीं से देखिए, यहां से ही रिलेटेड, जैसे कि हमारा पहला ये है, पहली ही स्लाइड है, इससे रिलेटेड हमारा एक प्रश्न बना है, जो कि है क्या, ये मैं बात यूजीसी नेट की ही कर रहा हूं। कब बना भाई, दिसंबर 2023 में, बिल्कुल लेटेस्ट बना है। ठीक है, तो यहां से आप चीज को समझना शुरू करेंगे भाई चीजें कैसे आती हैं एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, क्या है भाई, देखिए एक असर्शन है, उसके बाद में रीजन दिया गया है, या हम कहेंगे भाई प्रतिज्ञान है, और एक क्या है, कारण है। प्रतिज्ञान क्या मतलब, जो आपको प्रपोज किया गया है ना, कहा गया है, आप वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो आपको बताना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है भाई। देखिए असर्शन क्या दिया गया है, बुद्धिज्म इज ए नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। बौद्ध धर्म नास्तिक दर्शन का एक स्कूल है। क्या ये बात सही है? अभी अभी हमने देखा कि जी हाँ ये बात सही है, नास्तिक, है ना, नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, नास्तिक दर्शन को मानता है। तो हमारा जो असर्शन है या प्रतिज्ञान है वो क्या है, सही। अब जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो उसको करने की मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जब आपकी ये बात सही हो जाती है, देखिए एक तो चीज ये हो सकती है कि आपका असर्शन ही गलत हो, जैसे कि अभी हम ये कह देते कि भाई बुद्धिज्म इज एन आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, मान के चलिए ऐसा होता, तो सीधी सीधी सी बात तो ये आ रही है ना कि भाई ये पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वही गलत हो गया, असर्शन ही गलत हो गया। अब इसके पीछे जितने मर्जी रीजन दे लो, आस्तिक है क्यों, इस कारण से ही, जो मर्जी रीजन दे लो, जब आस्तिक है ही नहीं तो है ही नहीं। इट मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हमारा असर्शन गलत हो गया, उसके बाद में हम जैसा मर्जी कारण दे ले वो गलत ही होगा। पॉइंट नंबर 1। लेकिन यहां पर है सही, तो अब हमें इसको देखना पड़ेगा। लेकिन देखने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। आपको यहां पर लिखना चाहिए क्योंकि, या पढ़ना चाहिए क्योंकि। अगर ये इसी की कंटिन्यूएशन में हो तब आपका आंसर अलग होगा, नहीं होगा तब आपका आंसर क्या होगा, भिन्न होगा। देखते हैं क्या कहता है भाई। बौद्ध धर्म नास्तिक दर्शन का एक स्कूल है, सही बात है, क्योंकि भारतीय दर्शन में आस्तिक नास्तिक का संबंध वेदों में आस्था से है। अभी हमने देखा भाई वेदों में आस्था से ही हम आस्तिक या नास्तिक समझते हैं, तो ये इसी की बात को कंटिन्यूएशन में चल रहा है। वही मैं कह रहा हूं, आपको क्योंकि लगा के देखना चाहिए। बौद्ध धर्म नास्तिक दर्शन का एक स्कूल है, क्योंकि भारतीय दर्शन में आस्तिक नास्तिक का संबंध वेदों में आस्था से होता है। और जैसा कि हमें पता है कि भाई अगर आप वेदों में आस्था नहीं रखते हैं, तो आपका जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जो मतलब दर्शन जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नास्तिक में आ जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा भाई ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? किसी को भाई किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको यहां तक बात समझ में आ रही है तो। और ये जो हमने प्रश्न हल किया है, ये केवल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हम देख चुके हैं, उसी से हमने रिलेटेड इस प्रश्न को हल किया। ठीक है, हालांकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये आस्तिक हैं, ये नास्तिक हैं, ये कंप्लीटली वेदों में बिलीव करते हैं, ये समहाउ करते हैं, तो उसके आधार पर आप इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं भाई किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। बौद्ध दर्शन क्या कहता है, ठीक है, क्या सोच है। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई इन्होंने जब देखा लोगों को कि भाई कितने परेशान हैं लोग, ठीक है, तब इन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, अपना घर छोड़ दिया, अपना पैलेस छोड़ दिया, महल छोड़ के निकल गए रातों रात, ठीक है, क्योंकि इनको ये पता था। वैसे भी सच्चाई बात ये है कि आज हम अगर शुद्धोधन का नाम भी लेते हैं तो इनके कारण से लेते हैं, सिद्धार्थ गौतम के नाम से लेते हैं। अदरवाइज पता नहीं कितने राजा आए, कितने राजकुमार आए, आए चले गए, कोई नहीं जानता उनको। ये भी 80 साल तक आराम से जीते, बढ़िया से अपना पैलेस में रहते, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन आज हम इनकी बात कर रहे हैं, दुनिया के काफी सारे देश, बहुत सारे लोग हैं जो इनको मानते हैं, इनके बताए रास्ते पे चलते हैं, तो कुछ तो बात होगी, है ना, जिसके पीछे इन्होंने इतना सब कुछ त्याग किया, ठीक है। और जैसा कि भाई मैं मानता हूं कि जब हम पढ़ते हैं ना क्या बोलते हैं, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या होते हैं, 5 हमारी बेसिक नीड्स दी जाती हैं। कौन सी, सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, भाई हमारे शारीरिक, कोई मतलब भूख है, प्यास है ना, काम है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, रेस्ट है, ये सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद में सेफ्टी नीड्स होती हैं, इनके पास सेफ्टी भी थी, ये भूखे नहीं मर रहे थे, इनके पास रहने को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा महल भी था, प्लस में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास में सैनिक भी होंगे, भाई सीधी सी बात है, राजकुमार है। आफ्टर दैट लव एंड बिलोंगिंगनेस, वो भी इनके पास थी, माँ थे, बाप थे, सब सारे रिश्तेदार भी होंगे, ऊपर से शादी भी हो चुकी है और बच्चा भी है, लव एंड बिलोंगिंगनेस भी है। आफ्टर दैट सेल्फ एस्टीम, ठीक है, सेल्फ एस्टीम आता है। सेल्फ एस्टीम में क्या होता है कि भाई, सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि भाई हमारी थोड़ी रिस्पेक्ट हो, तो भाई अगर राजकुमार है तो भाई रिस्पेक्ट भी रही होगी। अब जो पांचवा आता है ना, वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब ये पैदा हुए, ये चौथे स्टेज पे ऑलरेडी थे, इनको सिर्फ पांचवें पे जाना था, इनको सिर्फ ये देखना था कि मैं कौन हूं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हु एम आई। उसी को खोजने के लिए निकले। कब निकले, कब इनका एज बताई जाती है, मतलब कब इनका एरा बताया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम चीजों को समझते हैं। बुद्धिज्म इज ए स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन, है ना, स्पिरिचुअल है ना, मतलब आध्यात्मिक है, अपने अंदर की बात करता है, बाहर की बात नहीं करता है, ठीक है। तो भाई बौद्ध धर्म एक आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा है। स्थापना कब हुई है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए जी आप, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब आज से 2500 साल पहले की बातें अब हम करेंगे। और आप ये पाएंगे कि आज से 2500 साल पहले ये महात्मा बुद्ध इन बातों को बताकर चले गए हैं, ठीक है। और हम उसके ऊपर कितना इंप्लीमेंट करते हैं, कितना मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो अब आप देखते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम, नाम इनका क्या है भाई, सिद्धार्थ गौतम, द्वारा की गई थी, ठीक है। यह है आत्मिक विकास। अब जैसा मैंने कहा, ये सुपर नेचुरल में बिलीव नहीं करते, ये किसकी बात करेंगे, आत्मिक विकास की। भाई मुझे अपना, आत्मिक मतलब मैं, मुझे मेरा विकास करना है ना। किसकी बात करेंगे, आत्मिक विकास की, है ना। और जीवन के वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ प्राप्त करने के जो भी है भाई, ठीक है ना। अब जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 4 आर्य सत्य। जैसे मैंने कहा ना कि भाई मेरे नाम में भी जो आता है, ठीक है, वो या उन्होंने बताया, लेकिन उसको दुख से कहा है ना। आर्य का मतलब होता है इटर्नल, है ना, हमेशा है जो, ठीक है। तो भाई 4 आर्य सत्य मतलब 4 जो है वो नोबल ट्रूथ है। 4 क्या है भाई, नोबल ट्रूथ्स है। और इन ये जो 4 जो नोबल ट्रूथ्स है, या जो हम कहेंगे जो दुख है, ठीक है, या जो हम कहेंगे कि भाई 4 चीजें तो हमेशा से हैं ही हैं, ठीक है, इनसे बाहर निकालने का इन्होंने एक रास्ता ही बताया है, वो है नोबल एट फोल्ड पाथ, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से, है ना, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से इनसे हम बाहर भी निकल सकते हैं। और इनसे बाहर निकलने का तात्पर्य है निर्वाण की प्राप्ति होना। निर्वाण मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था ना मोक्ष, है ना, हमने पढ़ा था मोक्ष। तो भाई मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो, ठीक है। किस रास्तों पे, अष्टांगिक मार्ग को देखते हैं, और उससे ही पहले देखते हैं क्या है हमारे 4 आर्य सत्य, ठीक है जी। अब ये है जी हमारे 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य इन द सेंस क्या, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई 4 आर्य सत्य कौन से हैं, तो भाई यहां पर आप समझ पाएंगे, यहां पे एक सेकंड भाई, हाँ, अगर हम बात करें 4 आर्य सत्यों की, एक सेकंड रुकेंगे भाई, थोड़ा सा,
अ, जी, चार आर्य सत्य जो है भाई, शुरुआत होती है यहां से, दुख। शुरुआत होगी कहां से? दुख से। जैसे मैंने कहा ना, दुख। ठीक है, दुख से शुरुआत होगी। उसके बाद में आएगा समुदय, एक एक को समझेंगे अभी। उसके बाद में क्या? निरोध। एंड लास्ट वन इज मग्ग। पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए कौन से हैं। ठीक है, कौन से हैं? दुख, ठीक है, समुदय, निरोध और मग्ग। ठीक है, ये चार क्या है? ये आर्य सत्य है, नोबल ट्रूथ है, जो हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा से थे और हमेशा रहे। आर्य सत्य है ना। आगे चलते हैं भाई। अभी इन्हीं चार नोबल ट्रूथ्स या चार आर्य सत्यों की अगर हम बात करें तो आप समझ पाएंगे यहां पर क्या। सबसे पहले दुख। भाई दुख तो आप सबको पता है कि क्या होता है, रोज होता होगा। दुख का तो सबको पता ही है क्या होता है ना। तो भाई सीधी सी बात है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। जो जीवन है वो दुख से भरा है। किसका मानना है ये मानना है गौतम बुद्ध का, है ना। या बुद्धिज्म इस बात पे बिलीव करती है कि जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, और है भी भाई। ठीक है, आपको ही पता है ना, ये मोक्ष तक लेके जाएंगे, निर्वाण तक लेके जाएंगे। ठीक है, और भाई जब ये राजकुमार थे, ठीक है, इनको भी दुख थे, तो भाई हमें तो होंगे ही होंगे, सीधी सी बात है, हमें भी दुख होते हैं। ठीक है, तो भाई दुखों से भरा हुआ है, ये तो आपने भी भाई महसूस किया होगा जीवन में। आफ्टर दैट आता है समुदाय। समुदाय। अब ये बता दें कि जो ये दुख है इसके पीछे कारण क्या है ना। वो बोलते हैं ना कि भाई अगर किसी हमें धोखा कब मिलता है? हमें धोखा तब मिलता है जब हमें किसी से उम्मीद होती है ना। जब हमें किसी से कुछ कार्य करने के लिए ये रहता कि हाँ ये मेरे लिए कार्य कर देगा, और वो कार्य ना करे, तभी हमें दुख होगा। अगर हमें पहले ही ये हो कि हाँ भाई नहीं, मैं अकेला हूं, मुझे अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना है, बेस्ट बनाना है, तो हमें दुख हो ही ना, है ना। तो ये क्या कहते हैं भाई, जो है ना, और वो इच्छाएं अपने से भी हो सकती हैं। अगेन, दुख तभी होता है जब जो हमारी इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं होती है। अब वो अपने से भी हो सकती है, औरों से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, द कोज ऑफ सफरिंग। कोज क्या है? समुदाय का मतलब क्या है भाई? कोज ऑफ सफरिंग क्या है? वो क्या है? डिजायर एंड अटैचमेंट, है ना। डिजायर एंड अटैचमेंट मतलब दुख का कारण इच्छा और आसक्ति है। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, अगर हम किसी के साथ अटैचमेंट करें ही ना, तो कोई हमें दुख पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि दुख तो अपने ही देते हैं ना, पराये थोड़ी देते हैं। ठीक है, बात नंबर एक। और बात नंबर दो, जब हमारी इच्छाएं होती हैं वही हमें दुख देती है ना। तो सीधी सी बात है भाई, दुख का कारण क्या है ये। अब आगे बात आती है किसकी भाई? दुख हुआ, समुदय हुआ, अब आया निरोध। निरोध का मतलब होता है रोकना किसी चीज को, स्टॉप करना किसी चीज को। ठीक है, निरोध क्या? सिजेशन ऑफ सफरिंग, है ना। दुख का अंत कैसे होगा? ये जो दुख है, ये जो पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, हर पर्सन के अंदर जो दुख है, उसका अंत कैसे हो सकता है? वो बताया है किसने? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, क्या बताया भाई? इच्छा का अंत करके। भाई इच्छा को खत्म कर दो, दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई। जो कारण है, अगर जो कारण है अगर उसको ही खत्म कर देंगे, तो भाई दुख तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर बीज को ही हमने नष्ट कर दिया, तो पेड़ तो अपने आप नष्ट हो गया, है ना। हाँ, वो बात अलग है कि अगर हमने किसी बीज को चलने दिया, तो वो अपने जैसे हजारों लाखों बीज और बना देता है। समझ रहे? दुख ऐसे ही बढ़ता है जब हम एक बीज को चलने देते हैं ना, जब हम एक इच्छा को चलने देते हैं, वो अपने आप से फिर हजारों इच्छाओं को जन्म दे ही देती है, और वही हजारों इच्छाएं हमारे लिए हजारों दुखों का कारण बन जाती है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे बातें तो सच है। एंड लास्ट वन, जब आपने अंत कर दिया अपने इच्छाओं का, इट मींस अपने दुखों का, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा मग्ग। मग्ग क्या आ जाएगा? सीजेशन ऑफ सफरिंग्स, मतलब दुख के अंत का मार्ग। अब ये दुख के अंत का जो मार्ग है उसके बारे में बताया है। मग्ग को आप मार्ग से रिलेट कर लेना। ठीक है, तो भाई ये क्या कह रहे हैं? अष्टांग मार्ग। अब मुद्दा ये आता ना, हम अपनी इच्छाएं खत्म करें तो करें कैसे? समस्या तो है कि भाई इच्छाएं जो होती हैं, हम तो भाई सीधी सीधी सी बात है भाई, बड़ी सारी इच्छाएं हैं, आपकी भी हैं, मेरी भी हैं। ठीक है, अब इनको खत्म किया कैसे जा सकता है? उसी को खत्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने क्या दिए हैं?
अष्टांग मार्ग दिए हैं। सबसे पहली बात तो आपको याद रखने हैं क्या, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। ठीक है, वो 4 आर्य सत्य क्या है, कौन से? सबसे पहला दुख। ठीक है जी, सबसे पहला क्या, दुख, ये देखो जी दुख। उसके बाद क्या, समुदय। उसके बाद निरोध। एंड लास्ट में क्या, मग्ग। मग्ग आप समझेंगे मार्ग से। अब यहां पे बता रहे कि भाई कौन से मार्ग से जाके हम अपनी इच्छाओं या डायरेक्टली हम कहें तो भाई अपने दुखों को खत्म कर सकते हैं, उनका अंत कर सकते हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई चलिए चलते हैं, समझते हैं क्या, अष्टांग मार्ग को समझते हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन सा रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो है ना, देखिए ये हमें याद करने पड़ेंगे, 8 के 8 हमें याद करने पड़ेंगे। और इवन जो हमारा जो एग्जाम हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, उसके अंदर इवन ये भी पूछा गया है कि इनका सीक्वेंस क्या है, तो हमें सीक्वेंस से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको हमें याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस से। ठीक है, तो भाई ये क्या कहते हैं भाई, सबसे पहला क्या है, राइट व्यू। राइट व्यू, सम्यक दृष्टि। सम्यक क्या होता है, सही, है ना, सम्यक दृष्टि। हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। सही का मतलब सही चीजों को ही देखना है, गलत को देखना ही नहीं है, राइट होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो सही दृष्टि से देखें, गलत दृष्टि से ना देखें, सिंपल सी बात है ये सबसे पहला है। आफ्टर दैट क्या, 8 रास्ते बताए हैं जिनके द्वारा हम कर सकते हैं। उसके बाद राइट इंटेंशन, हमारी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो भी सही होनी चाहिए। सही देखें और सही इंटेंशन से देखें, है ना। हमारा जो संकल्प होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। डन हो गया। अब हमने क्या पाया, सबसे पहले दृष्टि, उसके बाद में क्या, संकल्प, इंटेंशन। उसके बाद में क्या आना चाहिए, हमारी आ जाएगी स्पीच। जब भी हम बोले, देखिए इसको रिलेट करना आसान है। सबसे पहले देखना, भाई जो हमारी सबसे बड़ी जो सेंस ऑर्गन है वो क्या है, देखना। उसके बाद में देखना किस इंटेंशन से देख रहे हैं। हो सकता है हम किसी बुरी चीज को भी देख रहे हो, लेकिन अगर हमारी इंटेंशन सही है तो फिर वो बुरा नहीं है। आप समझ रहे हैं, इंटेंशन मैटर करती है, ना कि सही या गलत होना। पहली बात तो गलत चीज को देखना ही नहीं है। और अगर आप सही इंटेंशन से, अगर लोगों के अकॉर्डिंग वो चीज गलत है तब भी वो सही माना जाएगा, अगर आपकी इंटेंशन गलत नहीं है तो। अब दूसरी बात क्या आएगी जिससे हमारे जो रिलेशन खराब होते हैं, हमारे जीवन में दुख आते हैं, और सबसे बड़ा जो रीजन है ना, मुझे जो लगता है वो है भाई हमारी स्पीच, हमारी वाणी, हमारी वाक, हमारे बोलना जो है ना, वो बहुत सोच समझ के होना चाहिए। लिटरली हम कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो सारी जिंदगी जो है हमें भी परेशान करती हैं और सामने वाले को भी। यही बात सामने वाले के लिए भी, सामने वाला भी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो हमारे मतलब मन में घाव बन के चुभती रहती है ना। तो भाई सीधी सी बात है, क्या आएगा अपना, राइट स्पीच। जब भी बोलो सही बोलना है, सम्यक बोलना है, ये करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप ये देखिए कि कैसी चीजें चलती जा रही है। पहली बात देखना, मैं आपको याद करवाने की कोशिश में हूं, आप इस चीज को समझ के चलना। ठीक है, सबसे पहला क्या, देखना, हमारी दृष्टि। उसके बाद में हमारा संकल्प, या हम कहेंगे हमारी इंटेंशन क्या रहेगी। ठीक है जी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो हम अपनी तरफ से करते, है ना, भाई एटलीस्ट हम पहले अपने आप को ठीक करें ना। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम ठीक केवल अपने आप को ही कर सकते हैं, सामने वाले को नहीं, है ना। कभी सोचना इस बात को, हम अगर करते हैं तो अपने आप को, हमारे हाथ में अपना आप ही तो होता है, कई बार तो अपना आप भी हाथ में नहीं होता, दूसरे को तो तब करेंगे। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात ये है, सबसे पहले क्या, दृष्टि हमारी सही होनी चाहिए। उसके दृष्टि में भी क्या होनी चाहिए, इंटेंशन सही होनी चाहिए। कोई भी कार्य करे या किसी भी चीज को देखे तो क्या होना चाहिए, इंटेंशन हमारी ठीक होनी चाहिए। आफ्टर दैट स्पीच, वाक, हमारी बात जो है वो सही होनी चाहिए, है ना। सम्यक वाक, सम्यक होना चाहिए। आफ्टर दैट, सम्यक वाक के बाद क्या होता है, हमारे हाथ में क्या होता है, कर्म करना। कर्म करना, राइट एक्शन, हम क्या कहेंगे भाई, राइट एक्शन। हमारे जो एक्शंस होने चाहिए ना, वो क्या होने चाहिए, सही, सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत। ठीक है, हम जो भी कर्म करें वो सम्यक हो, सही हो, कोई भी गलत कार्य ना करें। कार्य बाद में आता है, बोलने से भी बाद में कार्य आता है, क्योंकि ये काम तो हम लेटे लेटे भी कर सकते हैं,
बोलना हो गया, ये हो गया ना। लेकिन कार्य करने के लिए तो भाई कार्य करना होता है ना, सही कार्य करें, गलत कार्य ना करें। सही बात है यहां तक। अब सम्यक कार्यांत के बाद में हम क्या करते हैं भाई, कार्य किया, कार्य के बाद में अपना क्या आएगा, अब हमारी जो लाइवलीहुड है, जो हमारी आजीविका है, वो कैसे होनी चाहिए। जैसे कि भाई मैं हूं, है ना, मेरी आजीविका क्या है, मेरी आजीविका है भाई आपके साथ इन चीजों को शेयर करना, डिस्कस करना, ताकि हम अच्छे से चीजों को कर पाए, समझ पाए, है ना। तो जो हमारी लाइवलीहुड है, कर्म हम किसके लिए करते हैं, अपनी लाइवलीहुड के लिए, रिलेट कर सकते हैं हम इन चीजों को, सच के चलना, ठीक है। तो भाई उसके बाद में के 4 हो गए 8 में से, बड़ा इजी होता है चीजों को अगर हम रिलेट करके करते हैं तो याद करना आसान होता है। तो भाई कर्म हमारे किस लिए होते हैं, हमारी लाइवलीहुड के लिए। तो हमारी जो आजीविका होनी चाहिए, जो भी आजीविका है वो कैसी होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। कर्म से करेंगे तो भाई हमारी आजीविका आएगी, दृष्टि से हमारी इंटेंशन देखी जाती है, उसके बाद वाक, उसके बाद एक्शन, उसके बाद क्या, आजीविका। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये 5 बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? एक बार कंफर्म कर देंगे कि भाई क्या आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं। डन, ठीक है। उसके बाद में अब यहां तक तो है हमारे हाथ में, जो हम रेगुलर उसमें करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक चीज आती है कि हम कुछ चीजों को जब हम आगे बढ़ते हैं, भाई मान लो आप नेट आपको करना है, जेआरएफ आपको करना है, ठीक है, ये आपका लक्ष्य है। तो जो इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं ना, इसके लिए आप जो एफर्ट कर रहे हैं, वो भी क्या होना चाहिए, सम्यक ही होना चाहिए, सही एफर्ट करना है, तभी तो हमें सफलता मिलेगी ना, ठीक है। तो भाई आजीविका के बाद में बात आती है किसकी, राइट एफर्ट। में यहां प्रयास लिख देता हूं, ठीक है। प्रयास, व्यायाम से भी हम ले सकते हैं, व्यायाम का मतलब ये नहीं कि भाई हम फिजिकल एक्सरसाइज को आमतौर पर व्यायाम मानते हैं, इसलिए मैंने प्रयास लिख दिया, ठीक है। कि भाई जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में, वो क्या होना चाहिए, हमारी जो एफर्ट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा कि भाई हमारे जो मन में जो चीजें चले, हमारा जो मन होना, देखिए हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले बोलते ना भाई, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। रिलेट कर पा रहे हैं आप? ठीक है। एक वो फिलोसफी है, एक ये देखिए कहां से चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं कि भाई मग मार्ग क्या है इन इच्छाओं से पार पाने का, ठीक है। तो यही मार्ग क्या कहता है कि हमें सबसे पहले दृष्टि, एक बार रिलेट कर ले, सबसे पहले दृष्टि, हम जो भी देखें ठीक देखें, सही इंटेंशन से देखें, हमारी इंटेंशन सही होनी चाहिए। डन हो गया जी, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो वाणी है, हमारी जो बात है, हमारे जो स्पीच है, राइट स्पीच होनी चाहिए। राइट स्पीच के बाद में राइट एक्शन होना चाहिए, हमारा जो एक्शन होना चाहिए, हमारे जो कार्य होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। एक्शन के बाद में क्या आई, हमारी लाइवलीहुड आई, है ना, हमारी आजीविका आई। एक्शन करेंगे तो लाइवलीहुड होगी, ठीक है। लाइवलीहुड क्या होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। एंड लाइवलीहुड के बाद में हमारे जो प्रयास होने चाहिए, हम जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। अब प्रयास हो गए, प्रयास के बाद में अब थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, अंदर इन द सेंस अब जाएंगे हम अपने मन के ऊपर, ठीक है। मन के ऊपर जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे जो माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब जो भी हमारी मनोस्थिति है, मनोस्थिति जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सही या सम्यक होनी चाहिए। हमारी जो माइंडफुलनेस या मनोस्थिति, लिख देता हूं मैं भाई, ठीक है, मनोस्थिति क्या होनी चाहिए भाई, सम्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है, जो सबके भले के लिए हो वैसी होनी चाहिए, ठीक है। और एंड में क्या आएगा, बहुत आसान है एंड, तो क्या हो सकता है, हमारा क्या पे होता है, एंड क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस वन, मोक्ष, है ना। और मोक्ष को हम क्या बोलते हैं, समाधि, है ना। तो सम्यक समाधि, द लास्ट वन इज सम्यक समाधि, ठीक है, या सम्यक कंसंट्रेशन। हमारी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, हमारा जो ध्यान होना चाहिए, देखो जब हमारी मनोस्थिति सही होगी ना, हमारा मन विचलित नहीं होगा, तभी हमारी क्या हो सकती है, सही कंसंट्रेशन हो सकती है। जब भी आप पढ़ें अपने मनोस्थिति को अच्छा करें। अब यहां से थोड़ा समझ के चलेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन 3 चीजों को देखें, आप पहली बात तो आप प्रयास सही करें, अच्छे तरीके से प्रयास करें, है ना। ये चीजें अपने जीवन में ढालने के लिए है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे याद भी हो जाएगा।
पहली बात तो आप क्या करें, आपका जो प्रयास होना चाहिए वो सही होना चाहिए, ठीक है, सम्यक होना चाहिए। उसके बाद में, प्रयास के बाद में आपको जो मनोस्थिति है, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में टेंशन भरी पड़ी है, डर लगा पड़ा है, पेपर आ गया है, ये हो गया वो हो गया, है ना, वो नहीं होना चाहिए। आपकी मनोस्थिति जो है वो सही होनी चाहिए, और उसके बाद में फिर आपकी कंसंट्रेशन वैसे भी सही होगी। अदरवाइज ये भी कहते हैं कि भाई जो आपकी जो कंसंट्रेशन है ना, जो ध्यान है या जो समाधि है, वो क्या होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। ये है हमारे 8 क्या अष्टांगिक मार्ग। एक बार कोशिश करें, याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है ना। पहली बात तो आप याद करेंगे क्या, ठीक है, हमारे अष्टांगिक मार्ग। सबसे पहले क्या होगा, दृष्टि, ठीक है जी, दृष्टि, है ना, राइट व्यू, ठीक है। आफ्टर दैट सम्यक इंटेंशन, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में राइट स्पीच, आपकी जो बातें हैं, है ना, वो सही होनी चाहिए। उसके बाद राइट एक्शन, आपके जो कार्य हैं वो सही होने चाहिए। उसके बाद एक्शन से क्या आती है, आजीविका, लाइवलीहुड, है ना, सम्यक लाइवलीहुड होनी चाहिए। लाइवलीहुड के बाद में अब आप अपने ऊपर आ जाओ, कैसे, सबसे पहले आपको प्रयास से ही करना है। 6th पे प्रयास से ही करेंगे तो आपकी क्या होगी, मनोस्थिति सही होनी चाहिए, माइंडफुलनेस। एंड द लास्ट वन इज सम्यक समाधि, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। कोशिश करेंगे, होपफुली आपको शायद याद हो भी गया हो, एक दो बार और रिपीट कर लेंगे, आपको याद हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। तो भाई इसको, हालांकि मैं ये लेके आया हूं आपके लिए, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, प्लीज इस तरीके से याद मत करना, ठीक है। ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए याद करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, या नहीं। एक दो बार आप देखेंगे या स्वयं से करेंगे या लिख के देखेंगे ना, आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसके ऊपर रिलाई मत करना, ये मैं सिर्फ ऐसे लेके आऊँ ताकि आगे क्वेश्चन आएंगे ना तो हम देख पाए कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो भाई यहां तक याद हो गया आपको, एक बार फटाफट से फिर से रिव्यू करें, ठीक है। कुछ नहीं भाई, दृष्टि मतलब व्यू, आफ्टर दैट इंटेंशन, ठीक है। इंटेंशन के बाद क्या होगा, स्पीच, स्पीच के बाद एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। इजी है, ठीक है, तो इसको याद किया जा सकता है। आगे चलते हैं, चलिए भाई। 2013 में पेपर 3rd में आया था, बौद्ध धर्म में मुक्ति का मार्ग कितने चरणों से मिलकर बना है, कितने चरण है, कितना आसान है, 8 चरण है, अभी हमने गिने 8 चरण, ठीक है। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्गों को क्रम में रखें। देखिए मार्च 2023 क्या आया भाई, अंतिम 5 मार्गों को क्रम में रखें, क्रम में लगाने के लिए बोल दिया, इसलिए मैं कहता हूं इसका क्रम याद होना चाहिए आपको। अब देखते हैं भाई, अंतिम 5 है तो भाई सबसे नीचे तो क्या होना चाहिए अपना, कंसंट्रेशन, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। 5 है तो इसके ऊपर मैंने 5 लिख दिया, ये 5वें नंबर पे आएगा। ए सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, सही बात है। उसके बाद, ठीक है, देखिए 6th पे अपना था एफर्ट, देखते हैं भाई। देखिए सबसे पहले आएगा अपना कंडक्ट, 1 नंबर पे कंडक्ट, कंडक्ट से अपनी लाइवलीहुड बनती है, आजीविका बनती है, 2 नंबर पे ये आएगा। फिर आएगा अपना एफर्ट, पहले हम एफर्ट करेंगे, सही एफर्ट होना चाहिए, सम्यक एफर्ट होना चाहिए, सम्यक मनोस्थिति के साथ होना चाहिए। और 5वें पे अपना कंसंट्रेशन। क्या आपको याद आ रही बात, ठीक है। तो अब देख लो भाई कौन सा आया, EDBCA, EDBCA, आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर भाई, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, क्या आंसर ऑप्शन नंबर सी सभी का आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम चीजें इतनी ही आसान होती हैं, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है। और हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, विद क्वेश्चंस करेंगे, आप देख पाएंगे कि हम कितने भले तरीके से, अच्छे तरीके से चीजों को कर पा रहे हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई समस्या कहीं से भी, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, पहले कार्य हमारे अच्छे होंगे, आजीविका अच्छी होगी, उसके बाद में हमें एफर्ट सही करनी है, सही माइंडफुलनेस से करनी है ना, सही जागरूकता से करनी है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रयास, जागरूकता, आजीविका, आचरण, ध्यान, अंत में आएगा ध्यान, ठीक है। तो भाई आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट। चलिए एक और प्रश्न आया है, बुद्ध द्वारा अनुशंसित दुख से मुक्त स्थिति प्राप्त करने के मार्ग, है ना, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से उन 8 चरणों या नियमों में शामिल नहीं है।
जो शामिल नहीं है वो बताना। भाई देखो ये तो है, आचरण तो है, एफर्ट भी है, स्पीच भी है, कौन सा नहीं है? राइट नॉलेज नहीं है ना। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जून 2021 में आ चुका है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि आपको पहली बात तो सारे 8 के 8 याद होने चाहिए, और वो भी सीरीज से होने चाहिए, है ना। दिखाया मैंने अभी प्रश्न, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, कौन सी दर्शन शास्त्र कहता है या कौन सा कहता है ईश्वर और आत्मा के बारे में विभिन्न सिद्धांतों को जानने की चिंता मत करो। ठीक है जी, क्या करो? अच्छा करो और अच्छे बनो, है ना। जो बात आ जाएगी ना भाई, गुड की आ जाएगी, है ना। डू गुड एंड बी गुड, यह तुम्हें किसी भी सत्य तक ले जाएगा। अगर आप सम्यक, जो सम्यक शब्द आ रहा है ना, ये सम्यक, राइट, इसी को कह रहे गुड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भाई? बुद्धिज्म में कहा गया है। सम्यक की बात जो की गई है बौद्ध धर्म में की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा 19 का आया हुआ है भाई क्वेश्चन, देखो वहां पर देख लिया करो कि भाई कब का आया हुआ है, मैं विद प्रूफ लेके आता हूं। ठीक है, भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग में से कौन सा सही ज्ञान, राइट नॉलेज का आधार है? देखो अभी ये क्या आया था कि भाई राइट नॉलेज है, हमने कहा जी राइट नॉलेज तो नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने क्या दिया है? राइट नॉलेज का आधार दिया है कि भाई हमें सही ज्ञान मिल कैसे सकता है, सही ज्ञान हमें मिलेगा कहां से, कैसे मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई। आप एक बात बताइए, ज्ञान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये समझो कि ज्ञान का मतलब क्या है। आपने ब्रह्म को जान लिया, इनके अकॉर्डिंग ज्ञान का मतलब ये नहीं कि भाई आपको अष्टांगिक मार्ग याद हो गए, मुझे ज्ञान हो गया अष्टांगिक, नहीं। ज्ञान से आपका तात्पर्य ये होगा ना कि भाई परम ब्रह्म की बात चल रही होगी। भाई बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहां से? बोधि वृक्ष के नीचे, है ना, बोध गया में जो है। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझिए कि यहां पर जब ज्ञान की बात चलेगी तो अल्टीमेट बात चलेगी, और अल्टीमेट बात कहां से चलेगी? जो फाइनल चीजें होंगी वहां से चलेगी। और फाइनल चीजें कहां पे होंगी? सबसे फाइनल तो ये है राइट कंसंट्रेशन, सही ध्यान, सबसे लास्ट में तो ये है। और सेकंड लास्ट कौन सा है? देखो स्पीच सेकंड लास्ट नहीं है, एक्शन सेकंड लास्ट नहीं है, ये सेकंड लास्ट नहीं है, ये भी सेकंड लास्ट नहीं है। ठीक है, जो थॉट है और माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस मैंने क्या कहा? मनोस्थिति, तो ये एक हो सकते हैं ना। आगे देखते हैं भाई, कंसंट्रेशन तो यहां पर है ही नहीं, है ना। राइट रिजोल्व, रिजोल्व कह रहे हैं भाई। ठीक है, जो हम संकल्प कह रहे थे, इंटेंट, ये भी सेकंड पे आ गया था। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये है हमारा 7th, है ना, हमारी मनोस्थिति, और ये है 8th। भाई जब हम इन, क्योंकि ये ना बढ़ते क्रम से हायरार्की में, जब हम वहां तक पहुंचेंगे तभी तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको किसी क्वेश्चन का नहीं भी पता है, तो भी आप इसका एक लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। हाँ या ना? आप बताइए कि भाई हम केवल सही देखकर ही क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, हमें असली कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, सही कंसंट्रेशन, सम्यक कंसंट्रेशन या सम्यक ध्यान जो है, सम्यक समाधि जो है, वो हमारी आवश्यकता है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हाँ या ना? किसी को कोई समस्या? देखिए हमें केवल ये नहीं सीखना है कि भाई जो है वो हमें करना है, जो हमें आता है केवल वही नहीं, जो नहीं आता है वो भी सीखना है, क्योंकि जेआरएफ उसका होगा जिसको नहीं आता होगा वो भी कर पाएगा। आप समझ पा रहे हैं? जो नहीं आता होगा वो भी कर पाएगा अपनी कॉमन सेंस से, अपनी जो ऑलरेडी नॉलेज है उसके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक ऐसा ही एक और प्रश्न करते हैं। बौद्ध दर्शन के संदर्भ में कौन सा सही ज्ञान प्रज्ञा में सहायक है? ठीक है, कौन सा भाई सहायक है इसके अंदर क्या? ठीक है, तो भाई राइट थॉट एंड राइट कंसंट्रेशन, यही है ना। ठीक है, आंसर भाई यही बनेगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? राइट थॉट एंड राइट कंसंट्रेशन। हमारी थॉट और कंसंट्रेशन राइट होनी चाहिए। हालांकि जो है, ठीक है, हाँ ठीक है, जो ये है आंसर जो इसका दिया गया था, ठीक है, वो हालांकि चैलेंजिंग था, क्योंकि उन्होंने आंसर दे दिया था ये, जो कि ये सही है ही नहीं। क्योंकि अभी हमने देखा कि इससे जो पहला प्रश्न है वो क्या था? सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसका आंसर ये था, तो अब इसका आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी ज्ञान और प्रज्ञा के बारे में है। ठीक है, तो आंसर
ये नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे राइट, जैसा कि हमने इससे पहले प्रश्न में किया और विद लॉजिक किया, क्योंकि भाई ज्ञान तो भाई ज्ञान है, अल्टीमेटली है। बेशक से इसके ऊपर रेड लाइन आएगी, लेकिन आपको इसको सही नहीं, इसको सही मानना है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। डन है। गलतियां सबसे होती हैं, इंक्लूडिंग एनटीए, है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी कई चीजों में गलती कर देता है, लेकिन मैं जानबूझ के इस प्रश्न को लेके आया ताकि आपको पता चले कि भाई क्योंकि हमारी बात सही है तो हमें उसी के ऊपर अडिग रहना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे समझ के। द्वादश निदान, द्वादश क्या होता है? द्वादश का मतलब होता है भाई 12। ठीक है, 12। अब ये कहते हैं कि भाई द्वादश की, द्वादश मतलब 12, 12, द्वा दो दश, 10, है ना, दशानन जैसे बोलते हैं रावण, है ना, दश का मतलब 10। ठीक है, द्वादश 12, 12 निदान बताए। ये कहते हैं कि भाई 12 ऐसी चीजें हैं जो हमें चक्कर में डाल के रखती हैं। हालांकि आपके एग्जामिनेशन में अभी तक ऐसा कोई प्रश्न बना नहीं है द्वादश निदान से रिलेटेड कि भाई कौन से हैं, लेकिन ये दुखों की बात करें कि भाई जो दुख है ना, जो 12 जो ऐसे जो हमें चक्कर में डाल के रखते हैं, घुमाए रखते हैं और हम उसी में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जिस दिन हम इससे बाहर, इस चक्कर को तोड़ देंगे, उस दिन हम बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने का तात्पर्य क्या, हम क्या हो जाएंगे, मुक्ति या मोक्ष या निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, उसको कहा गया है द्वादश निदान। ठीक है, तो ये द्वादश निदान क्या है, याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस बता रहा हूं कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि इसके ऊपर जैसे अष्टांगिक मार्ग के ऊपर प्रश्न बने ऐसे अभी तक कोई प्रश्न नहीं बना और ना ही इतनी डिटेल में हमें जानने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, वैसे पूछ लिया गया द्वादश निदान तो चलो आपको बताने के लिए कि भाई इसके अंतर्गत ये भी एक कॉन्सेप्ट बनता है। कुछ चीजें हम ऐसी करेंगे जो सिर्फ कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट तक ही रहना है, हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है हर एक चीज के, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अभी मैनेजमेंट भी पढ़नी है आपको, अभी आपको भाई मैं कहूँगा रिसर्च भी पढ़नी है, सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो अभी जहां तक हमारा दिया गया है सिलेबस में, हम केवल उसी लेवल तक रहेंगे। ठीक है, चलते हैं भाई। द्वादश निदान क्या बताता है कि दुख, है ना, दुख, देखो दुख बोल रहे हैं, दुख कैसे उत्पन्न होता है। मैंने कहा ना कि भाई एक चक्र है, श्रृंखला में चलता है ये। ठीक है, और किस प्रकार 12 है, परस्पर निर्भर कारकों की श्रृंखला के कारण बना रहता है। दुख हमें छोड़ता नहीं है ना, वो बोलते ना ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है बे, कारण बता रहे हैं क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम इसी चक्कर में घूम रहे हैं, इस चक्कर में हम घूमते ही जा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक कारक अगले को प्रभावित करता है। भाई एक में पड़ गए तो अगले के ऊपर अपने आप असर आ जाएगा। जैसे पहिया चलता है ना, एक अब दूसरे के ऊपर अपने आप प्रेशर डालता है, अपने आप घूमता है और वो सारे एक दूसरे को तो घुमाते रहते हैं। ठीक है, जिससे यह एक सतत चक्र का निर्माण करता है, सतत लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। ठीक है, इस चक्कर को समझना और तोड़ना, अगर आपने इसको समझ के तोड़ दिया तो आप निर्माण या मुक्ति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सिर्फ इतना ही था कि भाई द्वादश निर्माण एक जो है चक्र है, जो एक द्वादश निदान, ठीक है, एक चक्र है किसका, जिससे हमारे दुख जो हो लगातार बने रहते हैं, सतत बने रहते हैं, कंटिन्यूअसली बने रहते हैं। और यदि हमने किसी दिन उस चक्र को तोड़ दिया, कैसे, अष्टांगिक मार्ग से, तो हम उसको पार कर जाएंगे। ठीक है, इस चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बोलते ना 84 लाख योनियां हैं, उसमें से बाहर निकलना है, वही कुछ बात। ठीक है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, समथिंग वैसा है। अभी मैं जस्ट इनकी लिस्ट आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, हमें इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि अभी तक जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायन, ठीक है, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, जरा, मरण। ठीक है, ओल्ड एज जैसा भी है ना, तो ये आप देख लेना कि भाई ये दुख के कारण है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न करते हैं, है ना। देखो मैं द्वादश निदान क्यों लेके आया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये 2012 में एक बार इसका नाम आया गया था, तो आपको ये ना लगे कि भाई ये क्या है, तो मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया कि भाई क्या है द्वादश निदान। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है भाई आर्य सत्य। आर्य सत्य, है ना, क्या था भाई आर्य सत्य, है ना, मैंने कहा ना कि भाई जो सदा के लिए बना रहता है ना। चार जो चीजें थी वो क्या थी, आर्य सत्य क्या था, सोरो इन लाइफ आई थिंक, है ना, क्या होना चाहिए, सोरो इन लाइफ, है ना, ये था।
भाई जो हमारे जीवन में दुख है वो क्या है? आर्य सत्य है। तो ए का पांचवा कोई कह रहा है क्या? हाँ ठीक है भाई, देखो आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं। देखो जो एक चीज पता है ना उससे पकड़ लिया करो। आंसर ना ए है ना सी है, ना ए है ना डी है, केवल बी या सी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 5 1 1, इनको देखने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सेम है, सेम ही है। डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 4 आया है। सी का थर्ड है या फोर्थ है, आपको बस ये देखना है। जो अष्टांग मार्ग है सी जो है, अब उसका क्या है? सम्यक व्यायाम है या कंट्रोलिंग ऑफ ब्रेथ है? अब आप बताइए, देखिए कितना आसान प्रश्न है। सी का जो है अष्टांग मार्ग जो है, अष्टांग मार्ग में सम्यक व्यायाम आता है या कंट्रोलिंग ऑफ ब्रेथ आता है? कंट्रोलिंग ऑफ ब्रेथ कहाँ पे किया था हमने? कंट्रोलिंग ऑफ ब्रेथ तो हमने प्राणायाम में किया था, है ना? प्राणायाम में किया था ना, वहां पर भी आठ थे। आप देखो चीजें याद तो करनी पड़ेंगी, समझना तो पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर समझे तो सी का क्या होना चाहिए? सम्यक व्यायाम तीसरा होना चाहिए। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई समस्या? देखिए हमने बाकियों को देखा ही नहीं, हमने सिर्फ 2 को देखा, और ये आया हुआ एग्जाम में, तो आप मतलब ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो भाई हमने एक इसको देखा जिसका हमें पक्का पता था, फिर एक को जो अलग था सिर्फ हमने उसको रिलेट किया, हमारा आंसर आ गया। बाकियों को अभी हम देख सकते हैं भाई। बी का पहला, ठीक है, द्वादश निदान में पहला, ठीक है, नाम रूप। देखो नाम रूप अभी मैं दिखा देता हूं, अभी लिखा हुआ दिखा यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए नाम रूप, ठीक है। उसके बाद में मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। क्या है भाई यहाँ पे? डी का दूसरा, डी का दूसरा कौन सा भाई? निर्वाण के बारे में क्या कहा गया है? सेकंड में समाधि है या नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। अगेन मैं कह रहा हूं कि भाई देखिए जो प्रश्न हम कर सकते हैं या जो हमें आते हैं वो तो हमें करने ही है। देखना यह है कि वो कौन है जो नहीं आते हुए भी कर पाता है, जिसकी कॉमन सेंस भी काम करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण धारणाएं करते हैं, उदाहरणाएं करते हैं अबाउट बुद्धिज्म, है ना, या बौद्ध धर्म के बारे में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जानेंगे। और लिटरली बता रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ना, ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर देखिए भाई, बात करेंगे सबसे पहले अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है? इसको आप याद रखेंगे उत्पाद से। उत्पाद क्या होता है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि हमने देखा था कोज एंड इफेक्ट, कारण तथा कार्य, याद आ रहा है? कोज एंड इफेक्ट, कि भाई कोई भी चीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। किसमें किया था? सांख्य में किया था, है ना। याद रखा करो, जहां पर हमने कारण और कार्य देखा था कि भाई जो हमारी प्रकृति होती है वो केवल कारण है, पुरुष जो होता है ना कारण है ना कार्य है ना। कुछ ऐसा हमने किया था, याद होगा आपको। ठीक है, तो उनको दोहराते रहो, करते रहो, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाते रहो, ताकि हम चीजों को बेहतरीन तरीके से कर पाए और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए भाई, यहां पर भी बात आती है समुत्पाद, तो इससे आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि कारण तथा कार्य, है ना। प्रतीत्य समुत्पाद ये क्या कहता है भाई? डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, मतलब जो ओरिजिनेशन होती है ना चीजों की, वही ओरिजिनेशन का, कारण के कारण से कार्य होता है ना। कारण होगा तो कार्य होगा, अदरवाइज कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या कहते हैं भाई? सभी घटनाएं कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है। भाई कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है, कोई ना कोई तो परिस्थिति है। परिस्थिति भी अपने आप में कारण है, हाँ या ना। भाई ऐसी परिस्थिति बनी जिसके कारण से मुझे ये करना पड़ा, या ऐसा कारण बना जिसके कारण से मुझे ये करना पड़ा, बात तो वही बन गई ना। ठीक है, तो कहने का मुद्दा क्या? ऑल फिनोमिना अराइज इन डिपेंडेंस ऑन कोज एंड कंडीशंस, है ना। इसको देखिए, नाम डिफरेंट है, चीजें वही हैं। और लिटरली मैं बता रहा हूं, ये भी सच्चाई है कि जब बौद्ध धर्म था, ठीक है, तो बौद्ध धर्म से काफी लोग प्रभावित हुए। ठीक है, काफी सारे लोग प्रभावित हुए, और उसके बाद में हुआ क्या कि लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया। इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है।
इंडिया में जब ये देखा गया, जब बाहर जो आप देखिए आज के समय पर भी बौद्ध धर्म इंडिया में कम है, बाहर की कंट्रीज में ज्यादा है ना। चाइना ले लो, वियतनाम ले लो, है ना, ये जो एशियन कंट्रीज है, तिब्बत ले लो, वहां पर ज्यादा है कंपैरेटिवली। जापान ले लो, ठीक है, इंडिया में। उसके पीछे कारण पता है क्या? उसके पीछे कारण यही रहा कि हमने पढ़ा था आदि गुरु शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को पढ़ा। तो उन्होंने क्या कहा, जब लोग बन रहे थे ना बौद्ध धर्म अपना रहे, तो उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सही, ये सारी बातें ऑलरेडी वेदांत में दी गई है, ये जस्ट उन्हीं बातों के नाम अलग तरीके से बताए गए। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि जो उससे बाहर हो, ठीक है, क्योंकि भाई इन्होंने भी उनका ही वो पढ़ा होगा, समझा होगा। हाँ, ज्ञान इनको हुआ, ब्रह्म की प्राप्ति हुई, एग्रीड, ठीक है। भगवान माना जाता है, आपको पता है ना, भगवान के विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं भगवान बुद्ध, ठीक है। 9वें अवतार भगवान बुद्ध, 8वें अवतार श्री कृष्ण, ठीक है। तो एग्रीड, ये नहीं कह रहे कि भाई वहां से कॉपी पेस्ट मारा, नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि ये वही चीजें हैं जो वहां पर भी थी और यहां पर भी वही आ रही है, जिसके कारण से आज के समय पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में कंपैरेटिवली बुद्धिज्म इतना नहीं है जितना बाहर की कंट्रीज में, क्योंकि आदि शंकराचार्य वहां नहीं गए, उन्होंने इंडिया तक ही सीमित रहे, ठीक है। उन्होंने जो ऑलरेडी बौद्ध बन गए थे या बन रहे थे, उनको कहा कि ये ऑलरेडी सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो आप रिलेट करेंगे किसके साथ? उसके साथ, ठीक है, कोज एंड इफेक्ट के साथ। आफ्टर दैट संसार की बात करते हैं। संसार, अब संसार क्या है? संसार अकॉर्डिंग टू महात्मा बुद्ध साइकिल ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म का चक्र है, पुनर्जन्म का चक्र है। संसार कुछ नहीं है जैसे हम हैं आप हैं, तो बस एक चक्कर में फंसे हुए हैं, ठीक है, जो कि पुनर्जन्म का चक्र है। भाई जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, फिर से जन्म होता है। आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि जो बुद्धिज्म है या बौद्ध धर्म है वो पुनर्जन्म को मानता है, हाँ या ना? संसार है ही पुनर्जन्म का चक्र अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, ठीक है। द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ ड्रिवन बाय इग्नोरेंस एंड डिजायर। और ये साइकिल क्यों है? क्योंकि भाई हम अज्ञान और इच्छा से संचालित हैं, हमें ज्ञान है नहीं कि असल में इससे बाहर निकलना है, यहाँ पे नहीं रहना है हमेशा के लिए, लेकिन हम हर जन्म में अकॉर्डिंग टू हिम बार बार वही गलतियां करते हैं और बार बार इस चक्कर में घूमते रहते हैं, इस दुख में ही घिरे रहते हैं अगेन एंड अगेन, है ना। पुनर्जन्म में विश्वास है बुद्धिज्म का। आगे चलते हैं। निर्वाण, निर्वाण के बारे में तो आपको पता है। निर्वाण क्या है भाई? कुछ नहीं है, इस चक्कर से मुक्ति है ना। निर्वाण कुछ नहीं है, इस चक्कर से मुक्ति है, ठीक है। संसार के चक्कर से मुक्ति की स्थिति क्या कहलाएगी? निर्वाण कहलाएगी, जिसको मोक्ष कहा जा रहा था, ठीक है, एग्रीड। आगे चलते हैं। अभी बात करते हैं भाई थोड़ी सी और एजुकेशन, क्योंकि भाई हम तो एजुकेशन से रिलेटेड है ना, हम तो भाई पढ़े ही एजुकेशन रहे हैं। तो बात करते हैं कि भाई बुद्धिज्म में या बौद्ध धर्म में क्या शिक्षा दी जाती है, या शिक्षा के जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि इन टर्म्स के ऊपर भी प्रश्न बने हैं। दैट्स वाई कि भाई जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है उसको क्या कहते हैं, जब बच्चा बड़ी पढ़ाई करने जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजों के बारे में जानते हैं अभी, शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि देखो जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जा रहे हैं कहाँ पे? बौद्ध की तरफ जा रहे हैं, या मैं कहूँगा कि ये भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस स्कूल में एडमिशन लेने जाने को क्या कहा गया है बुद्धिज्म में? इसको बोला जाता है प्रवज्या, ठीक है जी। वैसे लिखते पबज्जा है, पता नहीं क्यों लिखते हैं, है ना, प्रव्रज्या लिखते हैं, ये सच में प्रव्रज्या है, ठीक है। पबज्जा बोल रहे हैं, क्या कहें, है ना। ये क्या है? मठवासी जीवन में दीक्षा। ये क्या है भाई? यह दीक्षा का एक रूप है जहां एक नो सिखिया, मतलब एक जो युवा जो बच्चा होता है, जो स्टार्टिंग जो वहां पे होती है, फॉर्म ऑफ इनिशिएशन, है ना, इनिशिएशन है, शुरुआत, आरंभ है ये, ठीक है। वेर ए नोविस रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ एंड एंटर्स द मोनेस्टिक कम्युनिटी, है ना। मठ में जब प्रवेश करता है, जब सीखने के लिए
जानने के लिए मठ में प्रवेश करता है, स्कूल में एडमिशन लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पबज्जा या प्रव्रज्जा। ठीक है, ये बोलेंगे। ड्यूरिंग दिस फेज स्टूडेंट्स रिसीव बेसिक एजुकेशन। यहां पर क्या होगा भाई? शुरुआत में तो बेसिक एजुकेशन दी जाएगी, ABCD क ख ग घ सिखाया जाएगा, यहाँ पर बेसिक चीजें सिखाई जाती। हायर लेवल को भी बोलेंगे, आएगा। ठीक है, फोकसिंग ऑन मोरल कंडक्ट एंड अर्ली टीचिंग, है ना। मोरल कंडक्ट भाई क्या करना चाहिए, सम्यक वाला वही चीज। ठीक है, और भाई अर्ली टीचिंग जो शुरुआत में बताई। ठीक है, क्योंकि देखिए शुरुआत में तो भाई इजी चीजें बताई जाती हैं आपको भी शुरुआत में। BAG, सॉरी क्या बोला, हाँ, BOY बॉय, CAT कैट, यही DOG डॉग, यही चीजें सिखाई गई है मुझे भी। ठीक है, ये थोड़ी पता था कि बाद में ऐसे ऐसे शब्द भी आएंगे भारी भारी। ठीक है, तो ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये तो हो गया भाई बेसिक, बेसिक हो गया। अब आ गया भाई इंटरमीडिएट लेवल या हाई लेवल आ गया। अब हाई लेवल को क्या बोलते हैं? हाई लेवल को कहा जाता है उपसंपदा। संपदा तो देखो याद करने का तरीका बता। ठीक है, प्रव्रज्या तो आप याद रख लेना भाई प्रवेश से, है ना, थोड़ा थोड़ा रिलेट हो जाएगा, प्रवेश करना। प्रवेश, एडमिशन, कहाँ पे? स्कूल में, मोनेस्ट्री में। ठीक है, हो गया जी। उसके बाद में संपदा। संपदा क्या होती है? संपदा होती है हमारी भाई निधि, है ना, हमारा जो भी एसेट्स होते हैं वो। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? उपसंपदा। या हम अगर बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें भाई, पैसे की तो बात नहीं करेंगे। अब ये क्या कहेंगे भाई? प्रज्ञा की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। तो ज्ञान ही क्या है? संपदा है। लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए जो करना पड़ेगा, जो ज्ञान से छोटा हो। उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब हमेशा छोटा होता है। जैसे बताता हूं, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, है ना, बताता हूं मैं। ठीक है, तो उप का क्या होगा? उस ज्ञान से, उस जो संपदा है असली, उससे छोटी संपदा, उसको क्या बोलेंगे? उपसंपदा। क्या बोलेंगे भाई? उपसंपदा। ये तो आप प्रवेश से याद रखेंगे, प्रवज्जा। ठीक है, और आगे क्या है भाई? उपसंपदा। उपसंपदा, हायर ऑर्डिनेशन या उच्च समन्वय। यहां पर क्या है भाई? दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू ए फुल्ली ऑर्डेन्ड मॉन्क और नन। जब आप पूरी तरीके से अपने आप को क्या कर देते हैं? उनके अधीन कर देते हैं कि भाई जैसा भी होगा मैं वही चीजें करूंगा कंप्लीटली। जो जब वहां पे हमारा क्या बोलते हैं उसको, डिवोशन जो हो जाता है उसके प्रति, वो, है ना। फोकस ऑन एजुकेशन, शिफ्ट टुवर्ड्स एडवांस्ड मेडिटेशन। अब एजुकेशन से हम आगे जाके कहाँ चले जाते हैं? एडवांस्ड मेडिटेशन, कॉलेज में पहुंच गए आप, ये मान लो। ठीक है, प्रैक्टिस स्क्रिप्चुरल स्टडीज एंड टीचिंग ऑफ धम्मा। धम्मा के बारे में जानते हैं। धम्मा कुछ नहीं है, धर्म का बिगड़ा हुआ सा रूप है। ठीक है, आपने भी देखा होगा पवज्जा बोल दिया, धम्मा बोल दिया, इस तरीके से। ठीक है, धम्म की शिक्षा की ओर स्थानांतरित हो जाता है जब हम कंप्लीट मेडिटेशन की तरफ आ जाते हैं। यहां तक कंप्लीट है। उपसंपदा याद रह जाएगा। पवज्जा प्रवेश, उपसंपदा संपदा से नीचे की चीज। ठीक हो गया। और अब जब हम हो जाएंगे, ठीक है, वहां पर जाएंगे, तो वहां पर आप एक चीज समझना कि एक शब्द होता है, जैसे कि हमने कहा ना कि भाई सम्यक दृष्टि, सम्यक इंटेंशन, है ना, हमने देखे सम्यक स्पीच। फिर से याद कराऊं? ठीक है, स्पीच होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, एक्शन के बाद में हमारा लाइवलीहुड होना चाहिए, देन एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। इजी है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? हमें क्या सीखनी है? हम्बलनेस सीखनी है। आपने भी देखा होगा कि जो बौद्ध होते हैं, आमतौर पे आपने ये पाया होगा, बहुत हम्बल होते हैं, है ना। हम्बल मतलब बहुत विनयशील होते हैं, है ना, बड़े ही शांत होते हैं। ठीक है, आमतौर पे। ठीक है, जो कि एक वर्ल्ड में भी अगर हम कहें कि जो कि इमेज है बौद्धों की, वो क्या है भाई? शांति प्रिय, अपने डिसिप्लिन से रहने वाले वो व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम समझे, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? यहाँ पर सिखाया जाता है विनय शिक्षा। विनय, विनय क्या होता है? हम्बलनेस होती है कि भाई विनय के साथ हम कैसे रहेंगे। ठीक है, तो वो सिखाया जाता है। डिसिप्लिन में कैसे रहेंगे, वो सारी चीजें सिखाई जाती है। विनय शिक्षा, है ना। अनुशासन, मठवासी का अनुशासन कैसा होना चाहिए, उसमें रहना सिखाया जाता है ना। क्या है भाई? मोनेस्टिक एजुकेशन इन बुद्धिज्म इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द विनय पिटका, है ना। अब ये विनय पिटका, पिटका मतलब किताब, विनय की जो इनकी जो बुक है, पुस्तक है,
जिसके अंदर लिखा है कि भाई आपको बोलते ना सविनय निवेदन है, सविनय, विनय के साथ हम्बल रिक्वेस्ट है ना, उसको बोलते हैं। विच आउटलाइंस द कोड ऑफ कंडक्ट, भाई कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि भाई आपको कैसे जीवन गुजारना है। फॉर मोंक्स एंड नन्स, है ना, नन्स क्या होते हैं जो फीमेल होती हैं, मोंक्स क्या होते हैं जो मेल होते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग रूल्स, डिसिप्लिन, डेली प्रैक्टिस, भाई जो डेली आपका जो काम है ना, वो सारी चीजें इसमें दिया गया। एंड कम्युनिटी लिविंग, भाई समाज में आपको किस तरीके से रहना है, समुदाय में किस तरीके से रहना है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है, सिखाई जाती है, किसमें, यहाँ पर। यहां तक किसी को कोई समस्या? मैं जस्ट आपको अभी फ्रेगमेंट्स में अलग अलग चीजें बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो चीजें हैं वो याद हो जाए। पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया पबज्जा या प्रव्रज्जा, ठीक है, प्रवेश से रिलेट किया। उसके बाद में हमने क्या जाना? उपसंपदा, कि भाई हायर एजुकेशन आ गया, है ना। उसके बाद में विनय शिक्षा या विनय एजुकेशन, है ना, जो कि विनय पिटका में मिलती है, कि भाई हमें किस तरीके से अपना जो लाइफस्टाइल है वो किस तरीके से रखना चाहिए, वो सारी बातें दी गई है इसके अंतर्गत, ठीक है जी। और अब अगर हम बात करें किसकी, लास्ट में अगर हम बात करें तो एक आता है मध्य मार्ग, आपने नाम सुना होगा। अगर हम बात करें हिंदुइज्म की तो उसमें बात की जाती है मध्यम मार्ग की, और यहां पर उसी मध्यम मार्ग को क्या कहा गया है? मध्यम प्रतिपदा, है ना, मध्यम प्रतिपदा, मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा मतलब मिडल पाथ, मध्य मार्ग, ठीक है जी, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग से तात्पर्य यह है कि हमें एक्सट्रीम्स पे नहीं रहना है, एक्सट्रीम पे नहीं रहना किसी भी चीज में। आप अगर ध्यान से देखें तो हमें एक्सट्रीम पे नहीं रहना होता है, हमें मध्य मार्ग का ही चयन करना होता है। एक्सट्रीमिज्म इज एवरीवेयर, जो है भाई बुरी ही रहेगी, या तो हमारे लिए या सामने वाले के लिए। लेकिन अगर हम मध्य मार्ग अपना के चलते, भाई मान के चलते आप मेरी बात से सहमत नहीं है, अगर मैं अपनी बात पे अड़ा रहूंगा तब भी वो बात नहीं बनेगी, आप अड़े रहेंगे तब भी नहीं बनेगी। मार्ग कहां से निकलेगा? मध्य से, मध्य मार्ग। चलिए ठीक है, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, कुछ मेरी बात मान, यही तो होगा ना। उसको बोला जाता है मध्य मार्ग। एक्सट्रीमिज्म से बचाने को कहती है या बचने को कहते हैं हमारे महात्मा बुद्ध, ठीक है। मध्य मार्ग कहा जाता है कि भाई किसी भी चीज की एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बात आती है भाई, बौद्ध धर्म में शिक्षा मध्य मार्ग पर जोर देती है। मध्य मार्ग, आत्मभोग और आत्म पीड़ा के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण। देखिए आत्मभोग क्या होता है? सब कुछ मेरा हो, और आत्म पीड़ा कुछ भी मेरा नहीं है, मैं सब कुछ त्याग दूं। समझना आप इस चीज को, मध्य मार्ग क्या कहते हैं। एक तो भाई दिमाग मेरा ये कहे कि भाई मैं, मेरी लाइफ माई रूल्स, मैं जैसे चाहे मर्जी जीऊं, और एक मेरा माइंड ये कहे कि नहीं नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरा, सब मैं तो महात्मा बन गया हूं, मैं तो भाई, मैं अपने खाने के भी जो है, मैं अगर खाऊंगा तो उससे बढ़िया मैं किसी को, जानवर को भी खिला दूं तो वो भी जी सकता है। माइंड तो है ना, ठीक है, कि भाई जो मेरे पास जो बैंक बैलेंस है, समझ के चला है, आपके पास, मेरे पास तो है या नहीं है, आपके पास जो बैंक बैलेंस है, अगर आपके मन में ये आ जाए कि मैं सारे पैसे गरीबों में दान कर दूंगा या कर दूंगी, तो क्या सही रहेगा? या आपके मन में ये आए कि मैं किसी को एक पैसा भी नहीं दूंगा या दूंगी, वो भी सही नहीं है। हमें मध्य मार्ग बना के चलना पड़ता है हमेशा, कभी भी ध्यान से देखना, हमें मध्य मार्ग ही बना के चलना पड़ता है। हम ये सोचते हैं भाई देखो जितना मेरे लिए पर्याप्त है उतना मैं लूं, जितना मैं औरों की सहायता कर सकता हूं मैं वो सहायता भी करूं। क्या ये मध्य मार्ग नहीं है? एक क्या है? आत्मभोग, आत्मभोग सब कुछ मेरा, जो कि जानवरों के अंदर होती है। और एक है आत्म पीड़ा, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ले जाओ मेरा, उठा के लूट ले जाओ, है ना। वो बोलते ना कि भाई इतना मीठा भी नहीं बनना कि सामने वाला खा जाए, निगल जाए, और इतना कड़वा भी नहीं बनना कि सामने वाला थूके, है ना। मध्य मार्ग अपनाना है ना, हर जगह पे आप पाएंगे मध्य मार्ग। तो ये मध्य मार्ग की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं मध्य प्रतिपदा। प्रतिपदा मार्ग से रिलेटेड, पद पता है ना आपको, पैरों को बोलते हैं,
ठीक है, के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण। छात्र अतिवाद से बचना है, एक्सट्रीमिज्म से बचना है, एक्सट्रीम से बचना है, ठीक है, और अपने व्यवहार और जीवन शैली में संयम अपनाना सीखते हैं कि भाई देखो संयम से जितना हमारे लिए अनिवार्य है ना उतना ही करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मध्यम प्रतिपदा, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, ठीक है, हाँ चीजों को याद रखना है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए देखो कितना बढ़िया, फ्री का प्रश्न आ गया ना, दिख रहा है आपको। अभी जो हमने 4-5 कंसेप्ट देखे, 4 कंसेप्ट देखे हमने, ठीक है, पवज्जा देखा, ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, चलिए अभी आ ही जाएंगे सारे, टेंशन ना लो, ठीक है। पवज्जा या प्रव्रज्जा, है ना, नामक दीक्षा समारोह किससे संबंधित है, बताओ जी किससे संबंधित है, इसमें भी कोई बात बताने की है ना, आया हुआ है एग्जाम में, कब, बौद्ध धर्म में, ठीक है। आगे चलते हैं जी, शिक्षा के प्रारंभिक संस्कार को क्या कहते हैं, प्रारंभिक, स्टार्टिंग, प्रवेश, प्रव्रज्या, हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। मतलब अगर आपको चीजों की नॉलेज है तो आपके लिए चीजें बिल्कुल आसान है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे ही नहीं, विद्यारंभम नहीं कहते, उपानयम नहीं कहते हैं, उपार संपदा या उपारंभ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, है ना, उपसंपदा तो कहते हैं, ठीक है, देखते आता है। तो मध्यम प्रतिपदा किसका प्रमुख सिद्धांत है, अभी बात करी हमने, बुद्धिज्म का है ना, मध्यम प्रतिपदा, मध्य मार्ग अपनाना है हर चीज में, एक्सट्रीम पर नहीं जाना है, ठीक है। आफ्टर दैट विनय पिटक किससे संबंधित है, विनय, विनय का होता ही क्या है, हम्बलनेस होता है, किससे डील करता है, बौद्ध संघ के लिए आचार नियम, जैन भिक्षुओं के लिए विनम्र आचरण के नियम, हिंदू सन्यासियों के लिए विनम्र आचरण, देखो हिंदू तो होगा नहीं, क्यों, बौद्ध आ गया, सम्राट अशोक के शिलालेख, क्या उनको बोलते हैं भाई, क्या आएगा, ये होगा भाई रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द बुद्धिस्ट संघ, केवल मोंक्स के लिए नहीं है ये, केवल मोंक्स के लिए नहीं है ये सभी के लिए, संघ में जितने भी, मतलब जो बौद्ध है जितने भी है, सबके लिए क्या है, विनय पिटका है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, बात समझ, डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। जैन भिक्षुओं अच्छा वैसे भी जैन लिखा है ना, जैन लिखा है, ये तो वैसे भी गलत हो गया, और वैसे भिक्षु लिखा है, तो बौद्ध संघ के लिए आचार नियम दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा विनम्र देख के लग रहा था कि हाँ ये हो सकता है, पर मैंने जैन नहीं देखा, हो जाता है कई बार जल्दी जल्दी में, ठीक है। फिलहाल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है। आगे चलते हैं जी, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सत्य है, सत्य कौन से भाई बताना, चलिए देख लेते जी। माया इज द रूट कोज ऑफ ऑल ट्रबल्स, क्या ये बौद्ध धर्म में बोलते हैं, नहीं, बौद्ध तो माया की बात ही नहीं करता, है ना, बौद्ध धर्म तो माया की बात ही नहीं करता, वेदांत में है ये, तो वेदांत में है ना, याद रखना इन चीजों को, ये वेदांत में है, तो ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या भाई, सोरो इज द रूट कोज ऑफ ऑल ट्रबल्स, दुख सभी परेशानियों का मूल कारण है, हाँ ये बात जरूर करता है, बिल्कुल, दुख है ना, और दुख का भी कारण क्या है, इच्छा है। आगे चलते हैं, जन्म और मृत्यु परेशानियों के कारण है, बिल्कुल भाई देखो, बर्थ एंड डेथ आर कॉजेज ऑफ ट्रबल्स, बिल्कुल ये बात करते हैं, क्योंकि बर्थ और डेथ जो है यही तो बता रहे चक्र है द्वादश वाला, इसी में उलझे पड़े हैं हम, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, बताते हैं भाई, दुनियावी गतिविधियों में शामिल होना सभी परेशानियों का कारण है, बिल्कुल सही बात है। गेटिंग इन्वॉल्व इन वर्ल्डली परस्यूट्स इज द कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स, ठीक है। हम उस परमात्मा को छोड़कर यहीं पर घुसे हुए संसार में, दुनिया में, यही है प्रॉब्लम। 2 3 4 कहां पर है भाई, 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। आपको बात समझ में आ रही है, कब आया ये, हालांकि पुराना है पर कोई बात नहीं भाई, ठीक है, एग्जाम में आया तो इस लेवल का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखो भाई थोड़ी सी समस्या को समझना है, भगवान बुद्ध, ठीक है, मुझे कई बार बड़ा एक आयरनी महसूस होती है, एक बड़ी वो विचित्र सी बात लगती है, आपको लगती है नहीं लगती है पता नहीं कैसे, बड़ी मुझे बड़ी विचित्र बात लगती है। भगवान बुद्ध ने हमेशा ये कहा कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए,
एग्रीड, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि भाई मूर्तियों की पूजा नहीं करनी, लेकिन आज आप जिस मर्जी मैं कहूँगा गिफ्ट शॉप पे चले जाइए, वहां पर आपको जो सबसे अधिक मूर्तियां मिलेंगी ना किसी एक चीज की, तो वो भगवान बुद्ध होंगे। जबकि उन्होंने खुद ये कहा था कि किसी की भी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा नहीं करो, और आज सारी दुनिया उन्हीं की मूर्तियां बनाकर और उन्हीं की पूजा कर रही है, या फिर भाई शोकेस में रखने के लिए है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, मूर्तियां उनकी सबसे अधिक बन रही हैं, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एक बात को समझें, तो हम ये पाएंगे कि जो बौद्ध धर्म है ना, वो आगे जाके 3 सेक्शंस में, मेनली 2 सेक्शन हम मानते हैं, हीनयान महायान, ठीक है, लेकिन एक और भी सेक्शन उसमें जाके बट जाता है, ठीक है। हम इसको भाई अलग अलग स्कूल्स कह सकते हैं, किसके, बुद्धिज्म के, है ना। कि भाई बुद्धिज्म में भी अपने अंदर ही अलग अलग जो 3 है, या आप 2 कह सकते हैं, मैं 3 बताऊंगा, ठीक है। हीनयान महायान, एक और भी है, थोड़ा सा सस्पेंस रखिए, ठीक है। इसमें जाके 3 में जाके वो बढ़ जाता है। अब उसके अंदर डिफरेंस क्या है, क्या कुछ उनकी टीचिंग्स है, वो आपको सिर्फ नाम से ही समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखते हैं भाई क्या है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है जी। भाई बुद्धिज्म या बौद्ध संप्रदाय के जो अलग अलग स्कूल हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, हीनयान। मैं पहले तीनों को ले आता हूं, फिर आपको मैं डिफरेंस दिखाऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है, और आपको याद भी होगा पक्के तौर पे। सबसे पहले क्या होगा भाई, हीनयान, उसके बाद महायान, और तीसरा क्या, तीसरा वज्रयान। वज्रयान। अब वज्र क्या होता है, वज्र होता है समथिंग लाइक सॉलिड, लाइक लोहा, है ना, जो 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 टूट ही नहीं सकता। आपको पता है भाई, वज्र वज्र होता है, वज्र का प्रहार करना, है ना। आमतौर पे आई थिंक इंद्र का वज्र टूट गया, कुछ ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन हाँ, वज्र इज समथिंग लाइक आयरन और स्टील टाइप, जो भाई बहुत ही ज्यादा सख्त हो, ठीक है। तो हीनयान, महायान, वज्रयान, यहां तक बात सही है। उसके बाद में आपको एक चीज को समझना है कि ये जो हीनयान है ना, इसका एक और भी नाम है जो कि एग्जाम में आ चुका है, वो है क्या, थेरावाद या थेरवाद। थेरवाद याद रखना है, थेरवाद। अब मैं ये कहूंगा कि इन तीनों में है ना, कोई ये जो एक है हीनयान है, ये एक जैसा है, और ये जो 2 है ये एक जैसे, इनमें कॉमन है, कुछ चीज कॉमन है इन 3 में, ठीक है। और इस एक में, मतलब इन 2 में और इस एक में, ये किसी तरीके से इनसे अलग है। अब वो अलग क्या है, क्या आप देख के बता सकते हैं? एक बार इसको देखे, कोशिश करिए कि भाई इनको एक बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है कि भाई इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है आपके अनुसार। जी, एक बार फटाफट से एक बार रीडिंग ले लीजिए, फिर देखते हैं आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। जल्दी से एक बार रीडिंग लेंगे, ठीक है। मैं इसीलिए बाहर हूं थोड़ा सा स्क्रीन से, ताकि आप अच्छे तरीके से एक बार इसको देख पाए कि है क्या। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, अभी आपको यहाँ पे 2 चीजें नजर आई होंगी अगर आपने हीनयान को भी पढ़ा है तो। पहली बात तो इसको थेरवाद से जोड़ते हैं, ठीक है, शब्द पे ध्यान देंगे, विद इन बुद्धिज्म। और ये क्या है, सौतांत्रिक स्कूल इज एन एंशियंट हीनयान। आप ये कहेंगे कि जो सौतांत्रिक स्कूल है ना, ठीक है, सौतांत्रिक स्कूल, ये रहा सौतांत्रिक स्कूल, ठीक है, संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक प्राचीन हीनयान या थेरवाद परंपरा है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जो ये आया ना शब्द सौत्रांत्रिक, ये आपको रिलेट करना है हीनयान से।
अब यहां पर दो शब्दों पर आप ध्यान देंगे, एक तो है हीन, हीन दृष्टि से देखना, हीन भावना का शिकार होना। हीन का मतलब क्या होता है? तुच्छ, छोटा, हाँ या ना। और एक होता है महा, महा बड़ा। अब यहां पे हम एक बात को समझना, जो डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंस है वो ये कि जो हीनयान है ना, हीनयान जो हीन है, छोटा है, उसका छोटा क्यों कहा गया? क्योंकि लक्ष्य छोटा है। लक्ष्य छोटा क्या है? इंडिविजुअल एनलाइटमेंट, मुझे मुझे मिल जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे नहीं पता। ये छोटा नहीं है? आप बताओ। मैं सिर्फ याद करवाने के लिए कह रहा हूं, मैं कहीं हीनयान का या महायान का वो डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ याद करवाने के लिए कह रहा हूं कि जो हीनयान है उसको आप याद कैसे रखेंगे। उनका जो लक्ष्य है वो क्या है? इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट, कि भाई मेरा जो है एनलाइटनमेंट हो जाए, मुझे दूसरे से, मेरे भाई से या किसी और से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप से लेना है। दैट्स वाई हीनयान। ठीक है। और महायान क्या कहता है उसी के साथ? महा, महा मतलब बड़ा, यूनिवर्सल एनलाइटमेंट। आपको एक अंतर नजर आया? इसको महा और इसको हीन क्यों कहा गया है? इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट, ठीक है, और ये क्या कहता है? यूनिवर्सल एनलाइटनमेंट। ठीक है। तो ये तो आप समझेंगे कि भाई हीनयान और महायान में बेसिक अंतर क्या है, वो अंतर है ये। अब एक चीज को समझना है, जब आप इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है, तो आप फिर अपने आप को ही देखेंगे, किसी और को तो देखेंगे नहीं, या नहीं? आप सिर्फ अपने आप को देखेंगे, किसी और को नहीं देखेंगे। तो जो हीनयान है वो क्या करता है? वो आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को मना करता है। हमें लगता है, या अभी मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, कि जो बौद्ध धर्म है वो, या फिर भगवान बुद्ध है, वो मूर्ति पूजा को मना करते हैं, एग्रीड। लेकिन फिर उसमें से भी अलग सेक्ट हुए उनकी डेथ के बाद। जो अलग सेक्ट हुए उन्होंने क्या कहा? जो हीनयान थे वो आज भी ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आइडल वर्शिप नहीं करनी है। हीनयान रिलेट कर सकते हैं कि भाई मैं ही हूं जो कुछ हूं, भाई मैं ही मूर्त हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मुझे अपने आप में एनलाइटमेंट लेके आना, दैट्स इट। कोई बाहर है ही नहीं जो लेके आएगा। एक है महायान। महा का मतलब क्या? हमें यूनिवर्सल करना है। अब इसको उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि मैंने समझाया था आपको, समुद्र और लहरों के जैसे। हम अपने आप को एक इंडिविजुअल बूंद समझे तो आ गया हीनयान। अगर हम अपने आप को पूरे महासागर का एक हिस्सा समझे कि भाई मुझे तो पूरी मानव जाति के लिए एनलाइटमेंट करना है, पूरे विश्व के कल्याण की बात करनी है, तो क्या हो गया? महायान। और जहां पर बात आएगी विश्व कल्याण की, वहां पर क्या आ जाएगा? आइडल वर्शिप आ जाएगा। मैं सिर्फ रिलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, वहां पर आइडल वर्शिप आ जाएगा। अब आप कहेंगे भाई तीसरा ये कौन सा रह गया? वज्रयान। यान वैसे क्या होता है? यान, यान क्या होता है? चंद्रयान, है ना, सुना होगा। यान कुछ नहीं होता, यान व्हीकल होता है, व्हीकल, है ना, मतलब वाहन। ठीक है भाई, किस वाहन से आप जाना चाहते हैं, है ना, वायुयान बोलते हैं, है ना, वायुयान, है ना। तो वो क्या होता है? यान। यान का तात्पर्य क्या? व्हीकल है कोई। तो भाई व्हीकल है ये अलग अलग अपने आप को एनलाइटनमेंट करने के। अब व्हीकल हो सकते हैं तीन। पहला स्वयं, दूसरा ब्रह्म, या कहेंगे भाई जो पुरुष है, उससे अगर रिलेट करें तो यहां पर पुरुष की बात नहीं आई है, एग्रीड, लेकिन सुपर पावर जो है वो। एंड द थर्ड वन इज वज्रयान। वज्रयान स्टैंड्स फॉर गुरु, कि भाई जो गुरु है, अगर आप उनकी बात को भी मानते हो तो भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। तो इस चीज को समझते, देखिए कहां पर दिया गया, एम्फेसाइज इज एसोटेरिक प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स गाइडेड बाय ए गुरु। दिखाई दिया आपको? अब इस चीज को समझिए, जहां पर हम बात करने लग जाएंगे सुपर पावर की या गुरु की, तो वहां पर आइडल वर्शिप हो सकती है। और जहां पर हम केवल अपनी ही बात कर रहे हैं, वहां पर तो आइडल वर्शिप होगी ही नहीं।
आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, है ना। मूर्ति पूजा कहां पर होगी भाई? मूर्ति पूजा तो वहां पर होगी ना जब हम अपने से बाहर मान रहे हैं। जब हम अपने से बाहर किसी चीज को मानते तभी तो मूर्ति पूजा होगी। जब हम अपने अंदर ही मानेंगे तो कैसे होगी? तो हीनयान इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट की बात करता है, दैट्स वाई वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट होगा। महायान और वज्रयान जो है वो एक मानता है सुपर पावर को, एक मानता है गुरु को, ठीक है, कि भाई गुरु जो है उसके रास्ते तक लेके जा सकते हैं। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि भाई आइडल वर्शिप करेंगे। देख लेते भाई, ये सार्वजन ज्ञान की बात करेंगे, करुणा की बात करेंगे, प्रज्ञा का समर्थन करता है, शास्त्र अध्ययन समग्र शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करता है, क्या महायान। और ये क्या करता है? आत्म, अगेन क्योंकि अपने ऊपर बात करेंगे, आत्म अनुशासन, ध्यान, नैतिक आचरण। नैतिक आचरण कौन करेगा? अपने आप से होगा। व्यक्तिगत ज्ञान, है ना, क्या है भाई? व्यक्तिगत ज्ञान पर जोर देता है ना। किस पर जोर देगा? व्यक्तिगत ज्ञान पर। दिखाई दे रहा है आप? तभी मैं बाहर निकल गया था कि भाई आप एक बार इसको देख लो ध्यान से कि क्या कुछ आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा है, कहां से आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई व्यक्तिगत मुक्ति, है ना, ये बात भी क्या करेंगे? व्यक्तिगत मुक्ति। ये मैंने आपको बताई दी भाई, सोत्रांतिक स्कूल और थेरवाद और हीनयान, ये तीनों रिलेटेड है, एक ही है, ठीक है। पहले सोत्रांतिक बोलते थे, फिर हीनयान, थेरवाद बोलते हैं, ठीक है। ये परंपरा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है भाई? इसको प्रोत्साहित करेगा। और ये क्या करेगा? गूढ़ अभ्यास और अनुष्ठानों पर, इसमें अनुष्ठान होंगे। अगेन गुरु के मार्गदर्शन में जोर देता है, अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से चेतना के रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है, क्या? वज्रयान। क्या यहां तक आपको तीनों में डिफरेंस और कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है? तो आगे से अगर कोई कहे कि भाई वहां पे तो है ही नहीं, है, ठीक है, मूर्ति पूजा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान बुद्ध ने नहीं कहा था, ये पक्की बात है। आगे चले, यहां तक बात अगर समझ में आ रही है तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आज की क्लास को एंड करेंगे। क्योंकि मुझे ये था कि भाई मेरे मन में ये था कि भाई बुद्धिज्म और जैनिज्म इकट्ठा कराएंगे, लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई जैनिज्म भी काफ़ी कुछ चीज़ें बताने को और बुद्धिज्म में भी काफ़ी चीज़ें बताने को, तो बीच में अगर कुछ चीज़ रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जैनिज्म को हम कल करेंगे, आज बुद्धिज्म को हम कंप्लीट करके जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक आपको इतना पता चल गया होगा, आगे चलते हैं, अभी प्रश्न को देख लेते हैं। हीनयान किस बौद्ध धर्म संप्रदाय का नाम है? किसका नाम है भाई? थेरवाद का नाम है, वज्रयान का है, तांत्रिक का है, या एसोटेरिक है, गुप्तवाद का है? एसोटेरिक कौन सा था, गुप्तवाद कौन सा था? पहले ये देख लेते हैं एक बार। कहां पे था भाई एसोटेरिक? ये रहा, ये गुप्तवाद की बात करता है ना, एसोटेरिक। अगर पूछ रहे ना एसोटेरिक कौन सा, तो आपका आंसर वज्रयान होता। लेकिन अभी क्या पूछा है? हीनयान किससे रिलेटेड होते हैं? तो भाई थेरवाद से है। तो ये लो जी, आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आया थेरवाद? समझ में आ रही है? कब आया ये? 2013 में आया, ठीक है। आगे चलते हैं जी। बौद्ध धर्म में कौन सा विद्यालय निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक और सांसारिक वास्तविकता के विचारों का समर्थन करता है? देखो, अब अगर आत्मिक होता तो आ जाता क्या? थेरवाद, सौत्रांतिकवाद, या भाई अपना हीनयान, ठीक है। अगर होता कि भाई हमें यूनिवर्सल एनलाइटमेंट करना है, तब कौन सा आ जाता? महायान आ जाता। अब ये बात किसका कर रहे हैं? सांसारिक व्यवस्था, वास्तविकता या व्यवहारिकता की बात कर रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? जल्दी से एक बार आंसर देंगे भाई, क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आंसर? शाबाश, बताइए। इन बुद्धिज्म विच स्कूल एडवोकेट्स अटेनमेंट ऑफ निर्वाण थ्रू प्रैक्टिकल एंड वर्ल्डली रियलिटी कंसिडरेशन? अब एक चीज को समझे कि जब बात कर रहे हैं भाई प्रैक्टिकल बातों की, ठीक है, और वर्ल्डली रियल, मतलब जो प्रैक्टिकली करना है हमें, उसकी बात चल रही है, वर्ल्डली रियलिटी की बात चल रही है। तो पहली बात तो इस चीज को समझो कि ये रिलेटेड होगा पर्सन से, ठीक है, गुरु से रिलेट नहीं होगा। ये किससे रिलेटेड होगा भाई? ये रिलेटेड होगा पर्सन से, यानी कि ये कहीं ना कहीं हीनयान की तरफ जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है? हीनयान की तरफ लेके जा रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल बात आ रही है जो है वर्ल्डली, जो जीवन में है। क्योंकि भाई यहां पर क्या था? हीनयान में क्या था?
कि भाई हमें जो है अपने ऊपर अनुशासन करना है, अपनी चीजों को सही करना है ना, ये वाली बातें थी। तो पहली बात तो ये हीनयान की तरफ जा रहे हैं। अब जब हम हीनयान को देखते हैं तो भाई यहां पर हीनयान भी है और सौत्रांतिक भी है, दिख रहा है, जो कि दोनों इंटर रिलेटेड है। तो यहां पर मैं आपको एक बात को बताना चाहूंगा, 2017 में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए वर्ल्डली रियलिटी और प्रैक्टिकल की जब बात करेंगे ना, तब हम बोल तो रहे हीनयान के बारे में ही, महायान तो ये है नहीं, इस चीज को तो छोड़ दो, और योगचार भी नहीं है। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, थोड़ा समझना। अब बात यह आती है कि भाई ये अगर होगा तो इसमें आएगा इंडिविजुअल एनलाइटमेंट की बात आएगी, लेकिन अगर इसमें हम पुराने में जाएं जो कि पहले था सौत्रांतिक, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें पहले प्रैक्टिकल चीजों को करने के लिए बात थी, जिसके बाद में फिर इवोल्व होके वो हीनयान बना और इंडिविजुअल पर आया, ठीक है। दैट्स वाई इस प्रश्न का आंसर सौत्रांतिक होगा। थोड़ा सा रिलेट करेंगे, क्योंकि देखिए हर चीज जो होती है वो ज्यादा गहराई में करने का ना बेनिफिट होता है ना करानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि सौत्रांतिक जो है वो है क्या इसका सही आंसर, जो कि बाद में इंडिविजुअलिज्म की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, राइट, ठीक है। मैं इसीलिए सारे ही प्रश्न लेके आता हूं ताकि आपको हर तरीके का प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है। और अब चलते चलते कुछ चीजें ऐसी करेंगे जिनके ऊपर अभी तक प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन फ्रॉम मैं कहूंगा भाई बुद्धिज्म पॉइंट ऑफ व्यू दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी आसान है, हाँ फ्यूचर में आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और याद करना भी बहुत आसान है, ठीक है। अब भाई सीधी सी बात, इस चीज को समझेंगे, जो बुद्धिज्म होता है, जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, वो क्या कहता है कि भाई इंसान जो होता है ना वो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। एक तो हम यहां पर हैं, ठीक है, एक हम पहुंचेंगे निर्वाण तक, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या स्टेजेस है, वो सारी बातें मैं आपसे करना चाहूंगा अभी। ये क्या है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म, है ना, कि भाई हमें अगर निर्वाण तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कुछ स्टेजेस रहेंगी, उसकी बात मैं करता हूं, ठीक है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चीज होती है एक शील, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हुए शील। शील क्या होता है, शील इज समथिंग लाइक ट्रेट, है ना, जो हमारे ट्रेट्स होते हैं, जो हमारे कार्य होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने किसके बारे में बताया, शील के बारे में बताया कि भाई हमें, मतलब बोलते ना, आप नाम सुना होगा सुशील, सुशील, सु मतलब अच्छा, शील मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके गुण जो है वो अच्छे हैं, है ना, सुशील, सुशीला, मतलब और फीमेल हम यूज कर लेते हैं, तो शील जो है ट्रेट से। तो पहली बात तो यह है कि हमारे ट्रेट जो हो अच्छे होने चाहिए, और ये जो ट्रेट है इनको रिलेट किया गया है, बताया गया है पंचशील के द्वारा। पंचशील, पंच मतलब पांच, शील, कि हमारे 5 प्रकार के शील गुण होने चाहिए, एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो बस आपको यही याद करना, बाकी तो आपको पता है, ठीक है। तो भाई मोरल एंड इथिकल ट्रेनिंग, हमें नैतिक प्रशिक्षण देना है, वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, नैतिक होनी चाहिए, हमारे गुण नैतिक होने चाहिए ना, है ना। इस स्तर पर छात्र बुनियादी नैतिक मूल्य, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारियां सीखते हैं। और ये क्या है, पंचशील, जैसे कि मैंने कहा, मैं इसीलिए इसको लेके आया हूं कि कभी भी किसी भी ईयर में पंचशील का शब्द आ जाएगा और फिर आप कहेंगे कि सर ये बुद्धिज्म में था, बताया नहीं, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्यों अभी तक प्रश्न नहीं बना है, आगे बन सकता है, दैट्स वाई मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो 5 उपदेश या जो 5 गुण हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए, वो कौन से हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई फटाफट से, सबको पता है, ठीक है। सबसे पहली बात भाई, प्राणियों को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है, चोरी नहीं करनी है, अनैतिक यौन आचरण ना करना, मतलब सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, ठीक है, झूठ ना बोलना और नशा ना करना। ये 5 क्या बताए हैं, शील बताए हैं, पंचशील, ठीक है। प्राणियों को नुकसान ना पहुंचाना, चोरी ना करना, अनैतिक यौन आचरण ना करना, झूठ ना बोलना और नशा ना करना, मतलब ये चीजें हमें नहीं करनी है। ये क्या है,
पंचशील हैं। और इन पंचशील के बाद अगला जो स्टेप बनता है वो बनता है हमारा समाधि, है ना। समाधि का मतलब क्या? समाधि मानसिक एकाग्रता और ध्यान, इसके ऊपर हमें कार्य करना है। ये एजुकेशन के वो हैं। सबसे पहले ये चीजें करनी है, उसके बाद में ये चीज करनी है, और लास्ट में क्या मिलेगा पता है आपको? अल्टीमेट गोल क्या है? प्रज्ञा। प्रज्ञा ज्ञान, है ना। जो विजडम एंड इनसाइट, उससे हमें क्या मिलेगी? बुद्धि और अंतर्दृष्टि मिलेगी। अंतर्दृष्टि एजुकेशन पाने का मैं बता रहा हूं क्या उन्होंने पाथ दिया है। सबसे पहले पंचशील, हमें अपने अंदर ये पंचशील गुण लेके आने हैं, ठीक है। उस पंचशील गुण से हमें क्या मिलेगा? उस पंचशील गुण से हमारे अंदर आएगा समाधि या ध्यान, कंसंट्रेशन हम कर पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और जब हम अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन कर पाएंगे, उससे हमें क्या होगा? अंतर्दृष्टि मिलेगी, या हम कहेंगे भाई विजडम आएगा, है ना। जैसे कि कहा जाता है कि भाई वो अंतर्दृष्टि का मतलब वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया वो निर्वाण प्राप्त कर जाता है, जब भी उसका शरीर पूरा होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, मैं पर्टिकुलरली इसको पंचशील के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया, और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड था भाई, कैसे हमारे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेजेज होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो भाई एक बार फिर से देख लो, होपफुली आपने चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा। हाँ, ये बात है कि अभी तक इसके ऊपर प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन आगे बन सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई मुझे लगा कि भाई हमें इसको भी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो भाई इसी आशा के साथ कि आज आपने बुद्धिज्म के बारे में सीखा होगा, जाना होगा। कल जानेंगे जैनिज्म के बारे में, ठीक है। आगे फिर हमारे थिंकर्स वगैरह हैं, ये आपको पता है, उन सब के बारे में जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी ही अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड